हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एड्स करेक्शन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट में विदाउट एड्स करेक्शन है और विद एड्स करेक्शन, मतलब कि हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके इसके का स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करें और अपना डिसीजन दें। और अगर हम यहाँ पर इस एड्स करेक्शन को करते हैं, जो कि इस नाम से जाना जाता है, एड्स करेक्शन ऑफ फॉर कंटिन्यूटी, तो इसको अप्लाई करके, ये जो स्टेप्स हैं इनको अप्लाई करके आप काई स्क्वायर टेस्ट को निकालें। तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है इसको समझते हैं। एड्स करेक्शन इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि जो काई स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो एड्स करेक्शन के बिना बहुत लार्ज हो जाती है, जिससे कि जो रिजल्ट होता है वो हमारा मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें और समझें। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ गोट, बकरियों को किसी बीमारी से बचाने के लिए उनको टीका दिया जा रहा है, मतलब उनको एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है फ्रॉम एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक डिसीज है, उससे बकरियों को बचाने के लिए। तो आगे इसमें कहा गया है द डेराइव फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑन द इफिकेसी ऑफ वैक्सीन। आपको ये पता लगाना है कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए कुल मिला के 24 गोट्स को कंसीडर किया गया है, जिसमें अब इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे, 12 गोट्स जिनके ऊपर कोई इनोक्यूलेटेड विद वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं दिया गया। 12 ऐसी गोट रखी गई अलग एरिया में जिनको कोई वैक्सीन, उनमें से 2 जो है वो इस डिसीज से, एंथ्रैक्स से मर गई और 10 सरवाइव कर गई। ठीक है, फिर हमने 12 गोट्स ली, अलग कंडीशन में रखा और उनको हम पहले हमने उनको इनोकुलेट किया। दूसरे केस में हम उन्हें नॉट इक्युलेटेड, मतलब उन्हें टीका नहीं देते, मतलब इंजेक्शन नहीं देते। तो हमने देखा कि 12 गोट में 6 जो है वो डिजीज से मर गई और 6 सरवाइव कर गई। अब हमें इस रिजल्ट की मदद से पता करना है कि जो इनोक्यूलेशन है, जो मेडिसिन है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे जो नल हाइपोथेसिस होगी कि इनोक्यूलेशन का डिसीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि जो there is no relation of inoculation and preventing disease। तो सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस को लिख लेते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं यहाँ कि इनोक्यूलेशन इज नॉट इफेक्टिव, ये भी आप एक टर्म यूज कर सकते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल इसमें हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। इनोक्यूलेशन इज नॉट इफेक्टिव, हम यहाँ पर ये लिखेंगे पहले लाइन, is not effective for preventing anthrax। अल्टरनेट क्या होगा, इफेक्टिव है। इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग एंथ्रैक्स। तो ये तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। अब जैसा मैंने आपको बताया इसमें 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब हम बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 2 के लिए 8 कॉलम, 2 के लिए 12 ये है, डिवाइडेड बाई 24, 12 2 जार, ये आ जाएगा आपका 4। फिर E6 के लिए अगर हम लिखें तो 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 4। यहाँ भी देखिए वैसे ही है, रहा है, सेम है इसमें, क्योंकि 6 के लिए भी देखिए 8 है, 12 है। फिर हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 10 के लिए 16 है और ये 12 है, डिवाइडेड बाई 24, 24 और ये 8 आ गया। फिर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 6 के लिए 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24 और ये आपको आ गया 8। तो कुल मिला के आपने देखा 484488 ये आपका निकला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम वही चार्ट बनाएंगे जैसा हर बार बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नहीं कई लाइनें ड्रॉ करेंगे। आइए लाइन को ड्रॉ करते हैं, समझते हैं ये कैसे। क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है वो है
विदाउट इट्स करेक्शन, बिना इट्स करेक्शन के, मतलब एज इट इज उसको नॉर्मल वे में लेते हैं क्वेश्चन को, बिना इस बात को ध्यान रखे कि एक जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम है। तो सबसे पहला आप जानते हैं जो बनता है कॉलम, वो आपका बनता है ओ के लिए, फिर दूसरा ई के लिए, फिर ओ माइनस ई के लिए, फिर ओ माइनस ई के होल स्क्वायर के लिए, फिर वो डिवीजन के लिए। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखिए, ये है ओ, ये है ई, ये है ओ माइनस ई, ये है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, और ये है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ऑब्जर्व है 2, 6, 10, 6, फिर 4, 4, 8, 8, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 2, 2, -2, और यहाँ स्क्वायर करेंगे 4, 4, 4, 4, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो पहला आ जाएगा देखिए 1, 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8 जो आ जाएगा वो 4 डिवाइडेड बाई 8 0.5, 0.5, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 8 0.5, ये आपका निकला। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड अप करने पर आ जाएगा 2, 2 नहीं 3, कुल मिला के ऐड अप करने पर आ जाएगी वैल्यू 3। तो अब आप यहाँ देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, DOF। अब हम यहाँ देखेंगे DOF कितना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपने फॉर्मूला बताया था C-1 और R-1। C कितने कॉलम है, 2, 2-1, और कितने रो हैं, 2, 2-1, 1 into 1 gives 1। फिर हमने आपको बताया था एट, चूंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है इसलिए अपने आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये टेबल वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम 0.05 लिखते हैं। 1%, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 3.841, जो इसकी टेबल वैल्यू है वो है 3.841। अब आप देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, यहाँ हम लिखेंगे काई स्क्वायर CAL, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू से कम है, अर्थात क्या डिसीजन रूल होगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट मीन्स इनोक्यूलेशन इज नॉट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग एंथ्रेक्स। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, सो इनोक्यूलेशन is not effective in preventing anthrax। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, kindly please ignore spellings and focus on the concept। तो ये था जब हमने क्या लिखा, पहला पार्ट में आपका क्या था कि विदाउट एड्स करेक्शन। अब हम एड्स करेक्शन के साथ देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और वहां पर काई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम एड्स करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, उसका रीजन ये था कि अगर हम एड्स करेक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं तो जो काई स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो बढ़ के आती है, इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से कभी कभी हमारी नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी कट जाती है। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एड्स ने करेक्शन दिया जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो गई। तो आइए इस क्वेश्चन को हम फिर समझते हैं और इसमें हम जानते हैं
कि किस प्रकार से विद एड्स करेक्शन को अप्लाई करें तो क्या होगा, और इन रूल्स को भी जानते हैं, ये जो रूल्स हमने लिखे हो। तो इसमें बच्चों नल हाइपोथेसिस वही रहेगी, नल हाइपोथेसिस जो हमने लिखी थी वही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कि नल हाइपोथेसिस में हमने आपको बताया है कि इनोकुलेशन इज नॉट इफेक्टिव, शॉर्टकट में लिख देते हैं इनोकुलेशन इज नॉट इफेक्टिव, और अल्टरनेट में हम लिख देंगे इनोकुलेशन इज इफेक्टिव, इनोकुलेशन इज इफेक्टिव। ठीक है, तो फिर हमें, लेकिन अगर हम एड्स का करेक्शन यूज करते हैं तो हमने क्या आपको बताया, रूल नंबर 1, सेलेक्ट मिनिमम सेल वैल्यू लेस देन 5। अगर आप इसमें देखें 2 10 6 6, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 10, और 5 से कम है, 5 से कम देखनी है हमें, तो 5 से कम है तो वो है 2। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 0.5। तो जो नई टेबल बनेगी, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली यही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है लेकिन हम इसको मॉडिफाई करते हैं एड्स करेक्शन के जरिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा, विद YATE एड्स करेक्शन, विद एड्स करेक्शन। तो क्या है इस करेक्शन में, तो यहाँ पर हमें वो ये रूल्स नहीं लिखने हैं, बस ये हेडिंग हो गई विद एड्स करेक्शन, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आप 0.5 को ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें टेबल के फॉर्म में, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व में कितना हो, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड, फिर O माइनस ई, फिर O माइनस ई का होल स्क्वायर, फिर O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, और ऑब्जर्व, जैसा मैंने आपको रूल में बताया कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो किस तरह से मॉडिफाई होगी, 2.5। लेकिन 6 में हम क्या करेंगे, तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वाई, क्योंकि इनका जो सम है वो 8 आना चाहिए। देखिए लिखा है एड 0.5 टू द लीस्ट वैल्यू एंड डू सम लिटिल बिट मैनिपुलेशन सो दैट सम रिमेन सेम। तो अगर आप यहाँ पर 2.5 कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 0.5, तभी तो इसका सम 8 आएगा। गॉट इट? तो हम 6 की जगह क्या लिख देंगे, 6 की जगह लिखेंगे 5.5। आइए यहाँ पर इधर भी देखिए 12 होना चाहिए, 2.5 आपने ऐड कर दिया तो 10 की जगह क्या हो जाएगा 9.5, क्योंकि तभी इन दोनों का सम जो होगा वो 12 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 9.5, 9.5, और यहाँ भी वही चीज रहेगा, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या लिखा है 5.5, और 6 की जगह पर हम कितना लिखें कि 12 हो जाए, ये हमने 6 की जगह पर, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट? क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने कितना लिख दिया है। हम इसी में करेक्शन करके आपको बता देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमने आपको बताया जो रूल कहता है, वो रूल कहता है मिनिमम सेल वैल्यू देखिए कौन सी है जिसमें लेस देन 5 हो। तो लेस देन 5 का एक ही सेल है, वो है 2। अगर 2 सेल होती तो हम उनमें सबसे छोटा देखते जो 5 से कम तो है, मान लीजिए 2 और 3 होता, तो सबसे कम कितना होता है 2, तो 2 में हम 0.5 ऐड। तो अब ये जो एड्स करेक्शन के बाद जो बनेगा आपका वो आ जाएगा 2.5। अब देखिए 2.5 हमने तो इसमें ऐड किया, तो इसमें क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, इसलिए अब ये हो जाएगा आपका 5.5। जब इधर आपने 2.5 किया तो इधर यहाँ कितना बचेगा, जिससे कि टोटल सम उसका 12 हो जाए, तो 10 की जगह हमारा आ जाएगा 9.5। अब अगर हम इस 6 की बात करें, अब आप सोचेंगे सर आपने तो कहा सभी में हम ऐड करें, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे भी लिखा सम रिमेन कांस्टेंट। अब 5.5 है ये, या ऊपर नीचे यहाँ से देख सकते हो या इसमें जा सकते हो। तो 6, ये 5.5 है, 6 में क्या हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 12 हो जाता, हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6.5। तो 6.5 इसमें ऐड करने पर 12 हो जाता है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो और चीज आपको क्लियर
हो जाएगी। तो 2.5 के लिए अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालनी है। तो देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे 8। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके लिए? 2.5 के लिए, क्योंकि कॉलम 8 है। 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। इसी तरह से 5.5 के लिए 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। इसी तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 9.5 के लिए 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। और इन द लास्ट 6.5 के लिए 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 8 आएगा। इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो E यहाँ भी 4, 5.5 के लिए 4 और 9.5 के लिए 8, 6.5 के लिए 8। वही सिंपल से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर है कि 2.4 माइनस 4 गिव्स कितना? सिंपल सा देखिए 2.5 माइनस 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 1.5। नेक्स्ट 5.5 में 4 घटाएंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। 9.5 में 8 घटाएंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। और 6.5 में देखिए 6.5 माइनस 8, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1.5। आगे आप जानते हैं 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25, 2.25, 2.25, 2.25। समझ आ रहा होगा बच्चों। और इसके बाद O माइनस ई ये वैल्यू है और 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर तो निकाल ही लिया हमने। तो 2.25 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट गिव्स 0.5625। तो पूरा लिख लेंगे सॉरी। तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.5625। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी 5.5 है, वो सॉरी 4, और 2.5 को 4 से ही डिवाइड करेंगे तो इसमें भी वही चीज निकलेगी हमारी 0.5625। अब की बार 2.25 को 8 से डिवाइड करेंगे। 2.25 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 28125, 0.28125। फिर यहाँ पर वही सॉल्व करेंगे, सेम आएगा 0.28125। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो वो आएगा काई स्क्वायर। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6750। आपको याद होगा जो हमने पहले विदाउट एड्स करेक्शन में निकाला था उसमें इसकी वैल्यू आई थी 3, और अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.687। कितना अंतर हो गया। तो इसलिए एड्स करेक्शन यूज किया जाता है कि बेवजह विदाउट एड्स करेक्शन जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो वो वैल्यू बढ़े ना, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी रिजल्ट्स में, इसलिए वो वैल्यू बढ़े ना अननेसेसरी हम एड्स करेक्शन को यूज करते हैं। और बच्चों हमेशा ध्यान रखिए जो सबसे वैल्यू होगी उसमें 0.5 ऐड कर दें। अब इसके बाद वही डिसीजन रूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही है, C-1 और R-1। हम यहाँ लिख देंगे 2-1 एंड 2-1, ये आ जाएगा 1। और एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है 0.05, वो हमने आपको पहले बता रखी है, दैट इज 3.841। 3.841 पहले जो वैल्यू निकली थी वो आई थी 3 पॉइंट पहले भी। हाँ, ये तो टेबल वैल्यू फिक्स है
तो ये तो वैल्यू उतनी ही रहेगी 3.841। अब आप देखिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम है टेबल वैल्यू से, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस आप यहाँ लिख देंगे क्या कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू is less than chi-square table value. So null hypothesis accepted. मतलब inoculation is not effective. That means not इफेक्टिव। इनोक्यूलेशन इफेक्टिव नहीं है, मतलब टीकाकरण प्रभावी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एड्स करेक्शन क्या है, विदाउट एड्स और विद एड्स करेक्शन हमने आपको बताया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।